हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 19 के लिए वीडियो नंबर 5 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर अपन जैव विविधता का जो संरक्षण है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो जैव विविधता के संरक्षण में भी अपन जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास और जो राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखिए इससे पिछले वीडियो तक अपन 27 क्वेश्चन देख चुके हैं और अब 28वें क्वेश्चन से यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले अपने पास में प्रश्न है कि जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है, या जैव विविधता का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है। भाई हम जैव विविधता के संरक्षण की बात कर रहे हैं, जैव विविधता का संरक्षण करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन ये बात देखने वाले हैं कि जैव विविधता का संरक्षण करना क्यों जरूरी है। देखो हमारे जीवमंडल और पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन और सामान्य क्रियाओं के लिए जीव जंतु और वनस्पति की विविधता बने रहना आवश्यक है। तो हमारे आसपास का जो जीवमंडल है और पारिस्थितिक तंत्र है उसकी सारी क्रियाएं ठीक प्रकार से चलती रहे, उसका संतुलन बना रहे, इसके लिए जैव विविधता बना रहना क्या है, जरूरी है। यदि इनमें संतुलन बिगड़ गया या इनके क्रियाकलाप जो है वो प्रभावित होने लगे तो उससे मनुष्य का जीवन भी खतरे में आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि अतः जीव जंतु तथा वनस्पति की विविधता को बनाए रखने के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना आवश्यक है। तो जीव जंतु तथा वनस्पति की विविधता को बनाए रखने के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना क्या है, आवश्यक है। ठीक है, तो पहली बात समझ में आ गई अपने। तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ रहा हूं अब मैं। तो देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास लिखिए। अब देखो ये प्रश्न 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। जब 2 नंबर में ये पूछा जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रयास किए गए हैं वो 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रयास आपको लिखने हैं, और यदि 4 नंबर का पूछा जाता है तो 4 अंतर्राष्ट्रीय प्रयास आपको लिखने हैं इसके अंदर। ठीक है, 2 नंबर में आए तो 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रयास लिख के आने हैं और 4 नंबर में आए तो 4 अंतर्राष्ट्रीय प्रयास लिख करके आने हैं। तो देखो जैव विविधता के संरक्षण के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास निम्न है। तो इसमें देखो पहला प्रयास क्या है, विश्व में जैव विविधता के निरंतर ह्रास को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन वर्ष 1948 में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ का गठन किया गया। तो पहला प्रयास जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ वो क्या हुआ कि विश्व में जैव विविधता के निरंतर ह्रास को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन 1948 के अंदर एक संस्था की स्थापना की गई और उस संस्था का नाम क्या है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN। ठीक है, तो ये पहला प्रयास हो गया। अब दूसरा प्रयास क्या हुआ वो देखें आप। तो आप चाहें तो इस प्रयास का स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। अब दूसरे प्रयास को देखो, दूसरा प्रयास क्या है, IUCN ने विश्व के विभिन्न पादप और प्राणी जातियों का अध्ययन कर 1972 में एक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसे रेड डेटा पुस्तक कहते हैं, और इस पुस्तक में लुप्त हो रही या संकटग्रस्त जातियां, उनके आवास और वर्तमान में उनकी संख्या को सूचीबद्ध किया गया। तो पहले प्रयास में तो IUCN संस्था की स्थापना होगी। अब दूसरे प्रयास में क्या हो रहा है कि IUCN ने क्या किया कि इस विश्व के अंदर जितनी भी पादप और प्राणी जातियां हैं उनका अध्ययन किया और 1972 के अंदर एक पुस्तक जारी की जिसे अपन रेड डेटा पुस्तक या लाल आंकड़ा पुस्तक के नाम से जानते हैं। और इस पुस्तक में क्या है, लुप्त हो रही या संकटग्रस्त जो जातियां हैं उनके बारे में लिखा गया, उनका जो आवास है उनके बारे में लिखा गया और वर्तमान में उनकी संख्या को भी क्या किया गया, सूचीबद्ध किया गया। ये काम इसलिए किया गया है ताकि हम उन जातियों को पहचान सके जो संकटग्रस्त, लुप्त होने की जिनकी संभावना है और जिनके संरक्षण की हमें आवश्यकता है। तो उनकी आवास की भी इसमें जानकारी मिली और उनकी संख्या को भी सूचीबद्ध किया गया, भाई कहां कहां पर कौन कौन सी जातियां बची हुई है और उनका संरक्षण किस किस तरीके से किया जाना चाहिए। ये दूसरा प्रयास हो गया। अब तीसरा प्रयास देखो क्या हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो 2 नंबर में आए तो 2 ही लिख के आना, आपको तीसरा लिखना ही नहीं है, लेकिन 4 नंबर में आए तो 4 लिखने अपने को। तो देखो तीसरा
तीसरा प्रयास देखो, IUCN ने वर्ष 1973 में कन्वेंस, और कन्वेंस क्या है, CITES, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज आयोजित की, जिसमें विभिन्न देशों ने संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण लगाने पर अपनी सहमति दी। तो इसके बाद में क्या हुआ, तीसरे प्रयास में IUCN ने वर्ष 1973 में कन्वेंशन करवाया विभिन्न देशों के बीच में, और इन कन्वेंशन के बीच में सारे राष्ट्रों ने क्या किया, जितने भी संकटग्रस्त प्रजातियां उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण लगाने पर अपनी अपनी सहमति दे दी। अब इसके तहत क्या होता है, जिसे मान लीजिए ऑस्ट्रिया का राष्ट्रीय पक्षी है एमू नाम का। अब ऑस्ट्रिया के अंदर उसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर रखा है, तो उसके शिकार पर रोक लगी हुई है वहां पर, लेकिन वही पक्षी यदि मान लीजिए भारत के अंदर है और कोई उसका शिकार करेगा तो क्या होगा उसके लिए। तो ये जो कन्वेंशन हुआ, इसके तहत भारत के अंदर भी यदि कोई उस पक्षी को मार रहा है तो उसके खिलाफ भी उसी तरीके से कार्यवाही होगी जिस तरीके से ऑस्ट्रिया के अंदर उसके ऊपर कार्यवाही होती। तो ये है मतलब इसका। जैसे मोर हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, अब मोर यहाँ पर कोई शिकार करता है तो उसके लिए कानूनन सजा होती है ना, लेकिन कोई अन्य देश के अंदर मोर का शिकार कर रहा है तो इसी कन्वेंशन के तहत अन्य देश के अंदर भी मोर का कोई शिकार कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा, सजा का प्रावधान होगा। ये बात है इसके अंदर, ठीक है। तो जितने भी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर इसके ऊपर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। सारे देशों ने इसके ऊपर क्या कर दी, सहमति दे दी। ये तो तीसरा प्रयास। अब चौथा प्रयास देखो क्या हुआ, वर्ष 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के दौरान जैव विविधता संधि CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी अस्तित्व में आई। इस संधि को आज 193 देश स्वीकार कर चुके और उस संधि के माध्यम से सभी देशों ने जैव विविधता के संरक्षण हेतु तो अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो वर्ष 1992 के अंदर ब्राजील देश है उसके अंदर शहर है रियो डी जेनेरियो। तो यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया और उस पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था उसके अंदर जैव विविधता संधि जो है वो अस्तित्व में आई, और इस संधि के अंतर्गत 193 देशों ने क्या किया, इस संधि को स्वीकार किया, जिसके अंदर जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक देश दूसरे देश के प्रति सहमति व्यक्त करेगा या फिर एक देश दूसरे देश का सहयोग करेगा। ये बात जो है इस संधि के अंदर अपनाई गई। तो ये चौथा प्रयास हो गया जैव विविधता संरक्षण का, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। तो 2 नंबर में है तो 2 लिखना है, 4 नंबर में है 4 लिखना है, 4 नंबर में लिखना है, किसी भी हिसाब से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप ये बात भी नोट कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़े। तो देखिए अब कुछ छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले IUCN का पूरा नाम बताइए। तो IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, या हिंदी में याद करें तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ। तो आप या तो हिंदी में याद कर लें या फिर अंग्रेजी में याद कर लें, 1 नंबर वाले प्रश्न में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड डेटा पुस्तक या बुक क्या है। तो वैसे मैंने आपको चैप्टर 12 के अंदर भी ये बता रखा है प्रश्न। तो देखो रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा जारी की गई बुक है। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त वन्य जीव अथवा लुप्त हो रही जातियों, उनके आवास तथा वर्तमान में उनकी संख्या को क्या किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले प्रश्नों में ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि रेड डाटा पुस्तक क्या है। तो आप इसको भी नोट कर लें। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़े आगे। हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए CITES का पूरा नाम बताइए। तो CITES का पूरा नाम 1 नंबर में पूछा जा सकता है प्रश्न। तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CBD का पूरा नाम बताइए। तो CBD का पूरा नाम है जैव विविधता संधि या कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आप नोट कर लें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो सीबीडी या जैव विविधता संधि को वर्तमान में कितने देश स्वीकार कर चुके हैं? तो 193 देश इसको क्या कर चुके हैं? स्वीकार कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो हुआ वो कहाँ हुआ? तो वर्ष 1992 में पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ। तो ब्राजील का शहर था रियो डी जेनेरियो, वहां पर यह पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया था 1992 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता संधि या सीबीडी कब अस्तित्व में आई? तो जैव विविधता संधि सीबीडी 1992 में अस्तित्व में आई थी। जो जैव विविधता जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 के अंदर, उसी के अंदर ये संधि अस्तित्व में आई थी। तो 1992 के अंदर ही ये संधि क्या हुई? अस्तित्व में आई। तो आप वीडियो पॉज करके इनको नोट करें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, आगे बढ़े अब। हाँ जी, देखो IUCN ने विश्व की जीव प्रजातियों को संरक्षण की दृष्टि से कितने वर्गों में विभाजित किया? नाम बताइए। तो IUCN ने विश्व की जीव प्रजातियों को संरक्षण की दृष्टि से 5 वर्गों में विभाजित किया। ये नाम देखो क्या क्या है? विलुप्त जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सभेद्य जातियां, अति संवेदनशील जातियां, दुर्लभ जातियां और अपर्याप्त ज्ञात जातियां। वैसे चैप्टर 12 में मैं आपको ये बता चुका हूं पहले। तो ये जो जातियां बताई गई है IUCN के द्वारा, इनकी अलग अलग परिभाषाएं भी हमसे पूछी जा सकती हैं। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, तो देखो ये जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इनमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखो पहली परिभाषा है विलुप्त जातियां किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। तो विलुप्त जातियां या प्रजातियां, तो ऐसी प्रजातियां जो विश्व में कहीं भी जीवित अवस्था में नहीं पाई जाती, उनको क्या बोला जाता है? विलुप्त प्रजातियां बोला जाता है। किसी समय ये धरती पर जीवित अवस्था में थी, लेकिन वर्तमान में इनका कोई भी सदस्य वर्तमान में जीवित अवस्था में नहीं है। जैसे उदाहरण में देखो डायनासोर, डोडो पक्षी और राइनिया पादप। डोडो पक्षी के बारे में अपन पहले से जानते भी है कि ये किस तरीके से विलुप्त हुआ पक्षी है। ठीक है, तो विलुप्त जातियां क्या होती है, समझ में आ गई अपने बात। ऐसी प्रजातियां जो विश्व में कहीं पर भी जीवित अवस्था में नहीं पाई जाती, उनको क्या बोला जाता? विलुप्त जातियां बोला जाता। ये किसी समय पृथ्वी पर थी, लेकिन वर्तमान में इनका कोई भी सदस्य जीवित नहीं है, जैसे डायनासोर, डोडो पक्षी और राइनिया पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़े। हाँ, और ये क्वेश्चन 2020 के अंदर पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संकटग्रस्त प्रजातियां किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। तो ये भी 2020 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो संकटग्रस्त प्रजातियां क्या होती है? ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर है तथा जिनका संरक्षण नहीं किया गया तो शीघ्र ही विलुप्त हो जाएगी, संकटग्रस्त जातियां कहलाती है। उदाहरण में जैसे गोडावण, गेंडा, चीता, बाघ वगैरह, बब्बर, शेर। तो संकटग्रस्त प्रजातियां हमने किसको बोला? ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर है और जिनका संरक्षण नहीं किया गया तो वो शीघ्र ही क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। उनको अपन ने क्या बोला? संकटग्रस्त जातियां बोला है। तो भाई ये ऐसी जातियां हैं जो बहुत कम संख्या में इस धरती पर रह गई है और यदि संरक्षण नहीं किया गया तो निकट भविष्य में ये भी क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। यानी कि इनका भी कोई सदस्य पृथ्वी पर जीवित नहीं बचेगा। उदाहरण में आप देखो गोडावण, गेंडा, चीता, बाघ वगैरह, बब्बर, शेर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए अति संवेदनशील या सभेद्य जातियां किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। तो और ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। तो अति संवेदनशील या सभेद्य जातियां वे जातियां जो शीघ्र ही संकटग्रस्त होने की स्थिति में है। तो अभी संकटग्रस्त नहीं है, लेकिन वो संकटग्रस्त होने की स्थिति में आ सकती है। तो ऐसी जातियों को क्या बोला जाता? सभेद्य या अति संवेदनशील जातियां बोला जाता। उदाहरण में देखो यांक, नीलगिरी, लाल पांडा, कोबरा आदि। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दुर्लभ प्रजातियां किससे कहते हैं? उदाहरण लिखिए।
तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना आप। अभी अपन ने अति संवेदनशील जातियां पढ़ी थी, तो वो भी ऐसी जातियां थी जो कि बहुत ही जल्द संकटग्रस्त होने की स्थिति में है, और दुर्लभ जातियां भी ऐसी ही जातियां हैं जो कि बहुत ही जल्दी संकटग्रस्त होने की स्थिति में। लेकिन ध्यान रखना कि दुर्लभ जातियां जो होती है एक क्षेत्र विशेष के अंदर पाई जाती है। एक क्षेत्र विशेष जो होता है, जो भौगोलिक क्षेत्र होता है, उसी के अंदर ये पाई जाती है, अन्य जगहों पर ये नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो देखो ऐसी जातियां जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, जिनकी संख्या विश्व में बहुत कम है और निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो सकती है, दुर्लभ प्रजातियां कहलाती है ना। तो ये संकटग्रस्त होने की स्थिति में तो है, लेकिन ये एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही मिलती है, सभी जगह नहीं मिलती है। लेकिन जो अभी अपन ने अति संवेदनशील जातियां पढ़ी थी, वो एक क्षेत्र विशेष में नहीं मिलेगी, सभी जगह वो पाई जाती है सामान्य रूप से। अब उदाहरण देखो, हिमालय भालू तो केवल हिमालय मिलता है, ये विशाल पांडा, लाल भेड़िया, ग्यावन गेंडा, ये सब क्या है, दुर्लभ प्रजातियां हैं। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ता हूं मैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके नोट कर ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपर्याप्त ज्ञात जातियां किसे कहते हैं? तो अपर्याप्त ज्ञात जातियां ऐसी प्रजातियां जिनके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है लेकिन ये पृथ्वी पर विद्यमान है, अपर्याप्त ज्ञात जातियां या पर्याप्त रूप से ज्ञात जातियां कहलाती है। तो ऐसी कोई भी जातियां जिसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है लेकिन पृथ्वी पर वो विद्यमान है, वो अपर्याप्त ज्ञात जातियां या अपर्याप्त रूप से ज्ञात जातियां कहलाती है। तो भाई ये ऐसी जातियां जो धरती पर विद्यमान है लेकिन जिनको अभी तक अपन पहचान नहीं पाए हैं, जान नहीं पाए हैं, तो इसलिए इनके उदाहरण नहीं हो सकते। कुछ भी है तो सही है पृथ्वी पर, लेकिन हम इनके बारे में नहीं जानते, अभी तक हमने देखा नहीं इन जातियों को। ठीक है, कई सारे कीड़े मकोड़े हैं जो हमें नजर नहीं आते हैं, तो इस तरीके की ये जातियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी एक विलुप्त पादप प्रजाति का नाम बताइए। तो इसमें उत्तर आ जाएगा राइनिया पादप। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके नोट कर लें, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के संरक्षण के लिए किए गए राष्ट्रीय प्रयास लिखिए। भाई देखो, इसमें राष्ट्रीय जो प्रयास होते हैं ये 4 नंबर का भी आ सकता है और 2 नंबर का भी आ सकता है। जब 4 नंबर का पूछे तो थोड़ा अपने को बड़ा लिखना है और 2 नंबर का पूछे तो थोड़ा छोटा लिखना है। तो जब ये 4 नंबर का पूछा जाएगा, जब इसका उत्तर अपन कैसे देंगे वो बता रहा हूं पहले। 2 नंबर का आएगा जब कैसे देना वो भी आपको बताएंगे अभी। तो देखो, जैव विविधता के संरक्षण के लिए किए गए राष्ट्रीय प्रयास निम्न है। तो इसमें पहला प्रयास देखो क्या है, जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय संधि CBD, जैव विविधता संधि के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार द्वारा 2002 में जैव विविधता एक्ट 2002 बनाया गया, जिसके 3 उद्देश्य अंगीकृत किए गए। जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता का ऐसा उपयोग जिससे यह लंबे समय तक उपलब्ध रहे, और देश के जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का समान वितरण, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ पहुंच सके। तो देखो, पहला प्रयास क्या हुआ कि जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय जो संधि हुई थी, जिसे अपन जैव विविधता संधि बोलते हैं, तो उसके प्रति भारत की जो प्रतिबद्धता थी उसको ध्यान में रख करके जैव विविधता एक्ट 2002 बनाया गया, कानून बनाया गया जैव विविधता एक्ट 2002। और इस एक्ट के 3 उद्देश्य रखे गए हैं। देखो कौन कौन सा उद्देश्य है, जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का ऐसा उपयोग जिससे ये लंबे समय तक उपलब्ध रहे, और देश के जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का समान वितरण, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये लाभ पहुंच सके। ठीक है, आगे देखो इसी प्रयास के अंदर क्या बात है, देखिए, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जैव विविधता एक्ट 2002 में त्रिस्तरीय संगठन का प्रावधान किया गया। तो भाई इस उद्देश्य की, ये जो 3 उद्देश्य अंगीकृत किए गए, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जैव विविधता एक्ट 2002 में क्या किया गया, त्रिस्तरीय संगठन का प्रावधान किया गया जैव विविधता संरक्षण के लिए। तो देखो ये संगठन कौन कौन से हैं, पहला है राष्ट्रीय स्तर पर,
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण बनाया गया, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जिसको अपन शॉर्ट में NBA बोलते हैं, राज्य स्तर पर जैव विविधता बोर्ड बनाया गया, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, और जो स्थानीय स्तर है उस पर क्या बनाया गया, जैव विविधता प्रबंधन समितियां, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाए गए। ठीक है, तो ये त्रिस्तरीय संगठन का इसके अंदर कानून के अंदर क्या किया गया, प्रावधान किया गया जैव विविधता संरक्षण के लिए। तो आप इनको नोट कर लें, एक बार मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ जी, देखो ठीक हो गया। अच्छा भाई, दूसरा जो प्रयास हुआ जो राष्ट्रीय स्तर है उस पर देखो क्या है, भारत में पर्यावरण, वन, जल, वायु, जैव विविधता कानूनों को एक ही दायरे में लाने के उद्देश्य से दिनांक 2 जून 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT का गठन हुआ। तो देखो, पर्यावरण से संबंधित, वन से संबंधित, जल से संबंधित, वायु से संबंधित और जैव विविधता के कानूनों को, जितने भी कानून हैं उन सबको एक ही दायरे में लाने के लिए क्या किया गया, 2 जून 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया गया। अब ये गठन क्यों किया गया वो समझें आप। तो अब क्या होता है, इसका गठन होने के बाद में भारत में पर्यावरण, वन, जल, वायु एवं जैव विविधता कानून के अंतर्गत अपील उच्च न्यायालय में नहीं वरन राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दर्ज होगी, जिससे इन विषयों से संबंधित विवादों का निपटारा तेजी से होगा। तो अब क्या होगा कि पर्यावरण, वन, जल, वायु और जैव विविधता के जो भी कानून हैं उन सारे विवादों का निपटारा करने के लिए उच्च न्यायालय में अपील करने की जरूरत नहीं, उसकी अपील सीधे कहाँ करनी है, अब राष्ट्रीय हरित अधिकरण में करनी है। तो इनसे संबंधित जो भी विवाद उनका जल्दी जल्दी निपटारा इस अधिकरण के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय अधिकरण का मुख्यालय जो है वो कहाँ बनाया गया है, भोपाल में बनाया गया है। तो ये दूसरा आपका जो है उपाय हो गया, सॉरी प्रयास हो गया, राष्ट्रीय प्रयास। तो आप इसको भी नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, एक बार आप देख लें दोबारा से, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े अब। तो भाई देखो, क्वेश्चन यही है, लेकिन यह है कि इस बार अपने को मान लीजिए 2 नंबर में पूछा गया, ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए किए गए राष्ट्रीय प्रयास लिखिए, और अंक कितने का पूछा गया, 2 अंक का। तो अब अपन इसको शॉर्ट में लिखेंगे। तो देखो, जैव विविधता संरक्षण के किए गए प्रयास निम्न हैं। तो पहला प्रयास देखो इसमें क्या है, CBD जैव विविधता संधि के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने जैव विविधता एक्ट 2002 बनाया गया, जिसमें जैव विविधता के संरक्षण के लिए त्रिस्तरीय संगठन का प्रावधान है। तो सीधा सा आपको ये लिखना है, पहला जो प्रयास है वो तो कि CBD जैव विविधता संधि के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने जैव विविधता एक्ट 2002 बनाया, जिसमें जैव विविधता के संरक्षण के लिए त्रिस्तरीय संगठन का क्या है, प्रावधान है। ठीक है, और दूसरा जो प्रयास है वो भी आप देख लें। अब भारत में पर्यावरण, वन, जल, वायु एवं जैव विविधता कानूनों को एक ही दायरे में लाने और इन कानूनों से संबंधित विवादों का निपटारा जल्दी करने के लिए 2 जून 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया गया, और राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में। तो ये दूसरा प्रयास आपको लिख देना है राष्ट्रीय प्रयास में, कि भारत में पर्यावरण, वन, जल, वायु एवं जैव विविधता कानूनों को एक ही दायरे में लाने तथा इन कानूनों से संबंधित विवादों का निपटारा जल्दी करने के लिए 2 जून 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया गया, और इस राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में है। तो ये दूसरा भी आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं अब। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, संकटग्रस्त प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, 2 सुझाव लिखिए। भाई ये प्रश्न मॉडल पेपर 2021 में
दिया गया है। देखो अभी अपन ने जो राष्ट्रीय प्रयास पढ़े थे वो तो चल रहे हैं इस समय, लेकिन सुझाव आपसे मांग रहे हैं अब कि राष्ट्रीय स्तर पर आप भी कोई सुझाव दें ऐसा जिससे जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रयास हो सके। तो आपके सुझाव क्या हो सकते हैं? देखो, संकटग्रस्त प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निम्न प्रयास किए जाने चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे बढ़ रहा हूं इसमें अब। तो देखो इसमें पहला सुझाव जो अपन देना चाह रहे हैं वो क्या है हमारी तरफ से, संकटग्रस्त जीवों के पर्यावरणीय महत्व को समझाकर लोगों में जन जागृति पैदा करने वाले कार्यक्रम चलाने चाहिए। ये कार्यक्रम विशेषकर जंगल के आसपास रहने वाले लोगों की बस्तियों में चलाए जाए ताकि वे लोग वन्य जीवों के शिकार को रोकने में स्वेच्छा से सरकार की मदद करें। तो पहली चीज तो यह है कि जो वन्य जीव है उनका पर्यावरणीय महत्व जो है लोगों को समझाना चाहिए। इन समझाने के लिए कार्यक्रम चलाने चाहिए और ये कार्यक्रम जो है विशेष रूप से जंगल के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनमें चलानी चाहिए, उनमें ये जागृति पैदा होनी चाहिए। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि वन्य जीवों का जो शिकार है या वन्य जीवों को हानि पहुंचाने का जो कार्य है वो उस जंगल के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उन्हीं की मदद से या उन्हीं के द्वारा संपादित होता है ज्यादातर, क्योंकि उनकी मदद के बिना ये काम कर नहीं सकता कोई भी। तो पहले अपन उन्हीं को जागरूक करें ताकि वो स्वेच्छा से ही वन्य जीवों का जो शिकार होता है उसको रोकने में सरकार की क्या कर सके, मदद कर सके। जब वो समझदार बनेंगे तो ये काम स्वतः ही क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है। दूसरा देखो क्या सुझाव हमारी तरफ से है। तो दूसरा सुझाव देखिए, संकटग्रस्त जीवों के आवास को चिन्हित कर स्थानीय लोगों की मदद से उन आवासों का संरक्षण किया जाना चाहिए। इनके लिए स्थानीय लोग जो इस कार्य में सहयोग करते हैं उनके लिए वेतन या पुरस्कार की व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए। तो देखो संकटग्रस्त जो जीव है उनके आवास को चिन्हित करना चाहिए और उनके आवासों का संरक्षण करना चाहिए। किनकी मदद से? वहां के जो स्थानीय लोग मतलब उस क्षेत्र के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनकी मदद से ये काम करना चाहिए। और जो इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं सरकार द्वारा उनके लिए वेतन या पुरस्कार की व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि स्थानीय लोग जितना अच्छा काम कर सकते हैं उस जंगल के लिए उतना बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये दो सुझाव हमारी तरफ से है जो राष्ट्रीय स्तर पर जो संकटग्रस्त जीव है उनको बचाने के लिए किए जाने चाहिए। तो ये मॉडल पेपर 2021 का प्रश्न था, तो इसको भी आप तैयार करें, 2 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ रहे हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, एनजीटी का पूरा नाम बताइए। तो एनजीटी का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 2 जून 2010 को। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन कब हुआ था? 2 जून 2010 को हुआ था। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? भोपाल में है। तो ये भी आपको 1 नंबर वाले प्रश्नों में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता एक्ट 2002 में अंगीकृत कोई 2 उद्देश्य लिखे। तो ये 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो जैव विविधता एक्ट 2002 में अंगीकृत 2 उद्देश्य निम्न है, जैव विविधता का संरक्षण और दूसरा जैव विविधता का ऐसा उपयोग जिससे लंबे समय तक उपलब्ध रहे। जैव विविधता का ऐसा उपयोग जिससे लंबे समय तक उपलब्ध रहे। तो आप इनको भी नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे की क्वेश्चन की तरफ अपन देखते हैं। तो आगे बढ़ता हूं भाई मैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, जैव विविधता के संरक्षण से क्या तात्पर्य? भाई अभी तक अपन जैव विविधता के संरक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इससे तात्पर्य क्या है? तो जैव विविधता संरक्षण से तात्पर्य ऐसे प्रयास से है जिनसे जीन्स मतलब जीन, कोई जातियां उनमें पाई जाने वाली जीन, प्रजाति, आवास, पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण हो। तो जैव विविधता के संरक्षण से क्या तात्पर्य? जैव विविधता के संरक्षण से तात्पर्य है ऐसे प्रयासों से जिनसे जीन्स, प्रजाति, आवास और पारिस्थितिक तंत्र का क्या हो? संरक्षण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनबीए का पूरा नाम बताइए। तो एनबीए का पूरा नाम है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण,
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। तो आज के क्वेश्चन हो गए यहीं पर समाप्त। तो आप इनको नोट कर लें पहले। ठीक है, तो आज के वीडियो को अपन यहीं समाप्त करते हैं। इस चैप्टर का एक वीडियो और बच रहा है जिसके अंदर अपन जैव विविधता संरक्षण के जो प्रकार है वो पढ़ेंगे, मतलब जैव विविधता का संरक्षण कौन कौन से तरीके से किया जा सकता है वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।